हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो मेरी उनके लिए है जो लोग डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं। आज जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि टीजीटी एसएसटी कहाँ से पढ़ें और उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है। इससे पहले मैं टीजीटी एसएसटी को लेकर के हिस्ट्री की वीडियो बना चुका हूँ कि हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और ऑथेंटिक सोर्स क्या है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लेना, आपको मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां मैंने अपलोड कर रखी है। आज जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि इकोनॉमिक्स को हमें कहाँ से पढ़ना है। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे एसएसटी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैंने सिलेबस निकाल लिया है। सिलेबस बिल्कुल मेरे सामने है यहाँ पर और मैं उसी को देख करके बता रहा हूँ कि ये जो है, जो टॉपिक यहाँ पर, जो कंटेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स बताऊंगा। आप कहोगे ऑथेंटिक सोर्स का मतलब क्या है। देखो, ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, वो गलत नहीं है। कल को अगर डी ट्रिपल में कोई क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए ना हमें चाहिए होता है बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स। और ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। ठीक है, और वो है आपका एनसीईआरटी या इग्नू की बुक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वरना ये बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। और एक लास्ट बात बोलनी है मुझे, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प होती है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। देखो, पहला इसके अंदर है, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस मेरे सामने है और मैं वहीं से देख करके आपको बता रहा हूँ। तो पहला यहाँ पर है आपका कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन है कि मतलब कि उत्पादन के संगठन जिसे बोलते हैं, या उत्पादन के कारक, या उत्पादन के फैक्टर क्या है इसके अंदर। तो ये आपको जो मिलेगा, ये आपका मिलेगा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स, मतलब कि 9th क्लास की इकोनॉमिक्स, और हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। 9th क्लास की अर्थशास्त्र एक किताब है, वहाँ एक पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। उसके अंदर आपका जो ये है कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें हमारे आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर सारे इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, तो वो देख लेना पहला पार्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट है वो है पीपल एज ए रिसोर्स। ठीक है, पीपल एज ए रिसोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन के रूप में लोग। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका 9th क्लास का अर्थशास्त्र है। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, ये आपको वहां से मिल जाएगा। और इसके अंदर देखो जो भी टॉपिक दिए हुए इसके अंदर, इसमें दिया है इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि आर्थिक क्रियाएं हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या ना, सॉरी, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये देख लेना, ये आपका 9th क्लास का सेकंड चैप्टर अर्थशास्त्र की बुक का, उसके अंदर ये सेकंड चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, फिर है इसके अंदर पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ इसमें मेंशन है सेकंड चैप्टर के अंदर। देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, ये पढ़ने के बाद पहले ये सिलेबस देखना, सिलेबस फोकस करना, सिलेबस आपका हो जाए एक बार, और एक दो बार आप एक बार आप रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ एडवांस जाना है। ठीक है, क्योंकि आप टीजीटी एसएसटी बनने के बाद स्कूलों में जाकर के, गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर के आपको यही पढ़ाने चैप्टर, इसीलिए ये सिलेबस में यही मेंशन उन्होंने कर रखा है। ठीक है, फिर है आपका, देखो, और इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर सिंपल लग रहा है तो कर देंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप होते हैं बहुत सारे, टाइप आपको देखना है, उसके कॉजेज आपको देखने हैं। ठीक है, हेल्थ है, फिर एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, इसके अंदर आप जाओगे डीप के अंदर तो अंदर है बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, ये है आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसे हिंदी में बोलते हैं निर्धनता एक चुनौती। ये भी आपका 9th क्लास की बुक अर्थशास्त्र, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसका थर्ड चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। तो इसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें आपको पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन और पॉवर्टी क्या नाम है एस्टिमेट्स, ये सारे आपको सेकंड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, वहां आपको मिल जाएगा देखने को ये। ठीक है, देखो इसके अंदर ना, जो क्या नाम है, ये है क्या, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन हो गया, और आपका क्या नाम है,
और आपका ये हो गया आपका जो ये है पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। जो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज स्टार्ट कर रखी है, जैसे कि बात करूँ मैं एग्जाम्पल के लिए मनरेगा, जिसे बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005। ये इसके अंदर आपका आ जाता है। देखो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा कि हम यहाँ मनरेगा पूछेंगे, बट आप देखोगे ध्यान से तो जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं जो सरकार ने स्टार्ट की है, उसके अंदर ये मनरेगा भी आता है, ठीक है, जिसे पहले नरेगा बोलते थे। 2008 या 9 के अंदर इसके अंदर क्या नाम है, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया 2 अक्टूबर को, तब से ये मनरेगा बन गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप जाओगे डीप में, तब से क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये है आपका फोर्थ चैप्टर आपका, ये भी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा जो है, ये चैप्टर भी आपका 9th क्लास की अर्थशास्त्र बुक है, 9th क्लास की इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसका 4th चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। और इसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, इसमें जो टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, बफर स्टॉक, इशू प्राइस, सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देखो आपको देख के सिंपल लग रहा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेंगे हम, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किसने स्टार्ट किया, कब आया था ये, है ना, 1960 के आसपास ही आया था। तो इसमें क्या क्या इसको आपके अंदर जो क्या नाम है, इसको इसका जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ भारत के किस राज्य में देखने को मिला, किस राज्य में नहीं देखने को मिला, ये आप उसको देख लेना, ये बुक में लिख दिया हुआ है। फिर बफर स्टॉक, देखो बफर स्टॉक जैसे आप नाम सुनते हो लगभग सबको पता होगा कि बफर स्टॉक क्या होता है। जब आपदा आती है तो उससे पहले या कोई वो लगता है कि कुछ आगे कुछ आपातकाल आ सकता है, या मतलब कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, या राशन बांटने के लिए लोगों, गरीब लोगों को, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब सरकार अपने पास इकट्ठा करती है राशनों को, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। तो यहाँ पर सिंपल लिखा है बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक के अंदर ही आपको आएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बफर स्टॉक जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, एफसीआई के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर एफसीआई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो बफर स्टॉक के अंदर ही ये हेडिंग है, इसके अंदर ही आपको क्या नाम है, भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम जो है, जिसे बोलते हैं एफसीआई, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेगा। बाकी आप देखो उस टॉपिक को पढ़ोगे, कुछ लगता है कि आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको आप गूगल कर सकते हो, या फिर कहीं से भी सर्च करके उसको आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपका इसके अंदर ये तो हो जाएगा। फिर आपका है नेक्स्ट, देखो ये है डेवलपमेंट ग्रोथ, फिर लिखा डेवलपमेंट, ठीक है। फिर है ग्रोथ स्लैश डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात चल रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, बस 19-20 का फर्क है, लेकिन दोनों ही अलग है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता कि क्या क्या होते हैं, बट फिर भी अगर सिंपल कहूँ तो ग्रोथ होता है कि सिंपल आप पैसे से मजबूत हो, बट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो, है ना, मतलब क्या नाम है, ऑल ओवर जो है सभी की तरह से चारों तरफ से आप डेवलप हो, बिल्कुल उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि मैं बात करूँ सिंपल, मैं पढ़ा नहीं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मुझे पता है वीडियो ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे कि मैं बात करूँ, कोई कंट्री है वहाँ पैसे ज्यादा उनके पास है, सिर्फ पैसे हैं, लेकिन असमानता है लोगों के बीच, लोगों में भेदभाव है, वो कंट्री ग्रोथ है, ठीक है, उसका ग्रोथ हुआ है, उसका डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कोई कंट्री जहाँ पर लोग सभी लोग लड़ते नहीं है आपस में, धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती, जाति के नाम पर लड़ाई नहीं होती है, ठीक है, महिलाओं को दबाया नहीं जाता है, तो वो हमारा कहलाएगा डेवलपमेंट, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है जितना डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब विकास होना। तो ठीक है, स्टार्ट बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर है, वरना ही बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इग्नू की बुक से, इग्नू की बुक है, और ये आपको मिलेगा इग्नू की जो फर्स्ट ईयर की बुक है। आप कहोगे सर इग्नू की बुक कहाँ से लेके आए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप डालोगे ई ज्ञान कोश, वहां पर इग्नू की बुक पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके अंदर आपका है ब्लॉक वन है, जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस
और इसका यूनिट 2 है विकास प्रतिमान। यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 जो है उसका नाम है विकास प्रतिमान, और इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट पैराडिगम्स। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैंने बताया आपको वही उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां से ये पढ़ना है। और यहाँ पर देखो जो डेवलपमेंट जो चैप्टर, ये चैप्टर बोल रहा हूँ डेवलपमेंट और जो ग्रोथ, ये जो दिया है ना उन्होंने, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये ये सब कुछ आपको इग्नू की बुक के अंदर मिलेगा, फर्स्ट ईयर की बुक है। ठीक है, और इसमें ही आपको मिल जाएगा ये जो आपको मिलेगा नेक्स्ट, देखो इसमें दिखा है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी इग्नू की जो बुक है यही इसी में मिलेगा। और ये जो इग्नू की बुक है, जो क्या नाम है, सब्जेक्ट कोड है, वो है BECE 145 और नाम है इसका इंडियन इकोनॉमी। तो वहां से देख लेना, आपको ये वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लॉक 3, और ये है आपका है ब्लॉक 3 के अंदर आपका ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर इस नाम से हेडिंग, इस नाम से स्टार्ट है चैप्टर का, वहां से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसी में सारा आपको, इसी में सब कुछ इसी में बुक में मिलेगा आपको इग्नू की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, फिर आपका ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस, सब कुछ इसी में मिलेगा। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल P, ये भी वहीं में देखने को मिलेगा। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सेम इसी बुक का है, देखो ध्यान से आप। ये आपका BECE 145 ये सब्जेक्ट कोड है। इसमें आप ब्लॉक 1 देखोगे, उसमें ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, सेम बिल्कुल सेम इन्होंने इग्नू की बुक से कॉपी पेस्ट कर रखा है सिलेबस को पूरा। ठीक है, तो वहां से इन्होंने इसको उठा रखा है। तो इग्नू की बुक पढ़ लेना आप लोग, बता दिया मैंने आपको सब कुछ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो सब कुछ इग्नू की बुक के अंदर आपको दिया हुआ है, जो मैंने बताया ना उसमें देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, फिर आपका फॉरेन ट्रेड, देखो फॉरेन ट्रेड कहो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड कहो, एक ही मतलब है दोनों का, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड कहो या इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका एक ही मतलब है। और एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आपका जो कोड है BECC 132, ठीक है 132, और इसका नाम है बुक का, क्या नाम है इसका बुक का जो नाम रहेगा आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, इग्नू की है। इसके अंदर ब्लॉक 4 देखोगे आप, ब्लॉक 4 जो है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ वहीं पर है भाई, सब कुछ वहीं मेंशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सब कुछ यही मेंशन है इसी के अंदर, इग्नू की बुक के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वो है आपका फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो, ठीक है, ये आपका जो है फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स लिखा नहीं मुझे, सेक्टर है सॉरी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इसे बोलते हैं। ये जो हमारा है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, 10th क्लास की NCERT की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसका सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, जिसे बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसके अंदर आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्सरी सेक्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको सब कुछ पूरा NCERT बुक से दिया होगा ये पूरा। ठीक है, तो ये आपका 10th क्लास का अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर से। ठीक है, इसी में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, सब कुछ आपको यही देखने को मिलेगा। हिंदी में बात करूं इसको तो आपका है इसके अंदर प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, सेकेंडरी द्वितीयक, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसे बोलते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रक, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, मतलब कि निजी और सार्वजनिक। ये आपका सेक्टर जो है सारे आपके NCERT से दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं जैसे कि देखो, देख के सिंपल लग रहा है आपको, ठीक है, 1 मिनट आपको लूंगा मैं, देख के सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर जब इसको डीप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कंटेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड जिसे बोलते हैं हिंदी में असंगठित क्षेत्रक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देना होगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि एक लड़का है जिसका नाम जो भी है, मान लो नाम लूंगा, किसी नाम से मिल गया, वो सर ने मेरे ऊपर ही बोल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि लड़के का नाम मान लो क्या नाम रखूं मैं, मान लेते हैं किसी लड़के का नाम है बबलू। ठीक है, बबलू नाम का एक लड़का है। ठीक है, एक व्यक्ति मान लो बबलू नाम का एक व्यक्ति है और एक राशन की दुकान में काम करता है
और दिन भर काम करता है, दिन रात काम करता है, वो उसको छुट्टी को टाइम नहीं है, ना उसको कुछ पैसे मतलब ना उसको मेडिकल मिलता है, ना उसको छुट्टियां मिलती हैं, उसका ना आने का टाइम फिक्स है ना जाने का टाइम फिक्स है, जब तक ग्राहक आएंगे तब तक वो दुकान में काम करता है। तो अब बताइए ये कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये हमारा आता है कौन से क्षेत्र मतलब कौन से सेक्टर में आता है ये, ठीक है, अनऑर्गेनाइज में है या फिर ऑर्गेनाइज में है? तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, मतलब कि असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपरों में दे सकता है आपके लिए। फिर आपका इसमें स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्री, लघु और बृहद उद्योग, ठीक है, क्या नाम इंडस्ट्रीज, ये कर लिया आपने। फिर परफॉर्मेंस, ये सारे प्राइवेटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सब कुछ आपका इसी में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो है आपका मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट जिसे बोलते हैं हिंदी मुद्रा और साख, ठीक है, जिसे बोलते हैं साख का मतलब होता है उधार देना किसी को, उधार, ठीक है। तो ये भी सारा जो आपका है ये आपका 10th क्लास का 10th क्लास की जो अर्थशास्त्र बुक है उसका 3rd चैप्टर है, ये है आपका मुद्रा और साख। इसका नाम ही चैप्टर का बिल्कुल यही है, आप देखो बिल्कुल कॉपी और पेस्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये भी आपका 10th क्लास का 3rd चैप्टर मुद्रा और साख से मिल जाएगा। और यही सेम आपको कहाँ मिल सकता है, थोड़ा और डीप जाना है आपको, तो ये 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, 12th क्लास का जो अर्थशास्त्र है उसका 3rd चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग जिसे बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग, इसके अंदर भी सेम इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल में बात करता हूँ उसके बारे में और फिर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ मुश्किल से 2-3 मिनट और लगेगा। तो ये है आपका इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं हिंदी में नहीं याद आ रहा मुझे, भारतीय मॉनेटरी, भारतीय मुद्रा प्रणाली, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर आपको जो लिखा है ना इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, इसी में आपको सीआरआर, एसएलआर जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, हिंदी में बोलते हैं रिजर्व नगद अनुपात, और एसएलआर, ठीक है, सावधिक तरलता अनुपात जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये सारे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारे आपको 12th के अंदर मिलेंगे। तो ये एक बार इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। फिर आपका फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। पेपर में आएगा कि क्या मनी के क्या फंक्शन नहीं है, ये टफ कर है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये कर लेना। फिर है बैंक, बैंक के बारे में, बैंक क्या होता है। फिर बैंक के अंदर आपका सेंट्रल बैंक फंक्शन, जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसके क्या कार्य है। केंद्रीय बैंक मतलब होता है रिजर्व बैंक, आरबीआई। देखो यहाँ सिंपल नहीं लिख रहा है, यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया उन्होंने कि आरबीआई, बट यहाँ उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक एक ही भाई, वो है आरबीआई। तो आपको आरबीआई जैसे आपको दिखाई है सेंट्रल बैंक, तो आपको आरबीआई के बारे में पढ़ना है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पूरा देखना है आपको इसके अंदर कि आरबीआई का जो स्थापना कब की गई थी, इसका पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, कौन से एक्ट में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका नेक्स्ट है इसके अंदर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जो भी हमारे प्राइवेट बैंक है। तो इसमें आपके कौन से ऐसे 16 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनको नेशनलाइज बैंक बनाया गया, ऐसे मतलब सारे इनके बारे में पढ़ना आपको, ठीक है। फिर आगे बात करता हूं मैं, फिर आपका है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्वयं सहायता समूह, सब है ना। ये गांव में होता है, अधिकतर से महिलाएं होती हैं। जैसे कमेटी चलती है ना, हमारे लोग पैसे डालते हैं इकट्ठे करके, वैसे ही ये होता है, बट कमेटी हमारा इलीगल होता है, और ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये आपका बिल्कुल आपका लीगल होता है। और ये आपको किसने, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट है किसने दिया, ये आपका मोहम्मद यूनुस जो अर्थशास्त्री थे बांग्लादेश के, उन्होंने दिया था। तो ये सारे पढ़ लेना, ये सारी देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी से देखा हुआ है, काफी एक्सपीरियंस है मुझे एज ए एसएसटी का, तो वहां मैंने सब कुछ पढ़ रखा है पहले ही, ठीक है, और पढ़ा भी रखा है, तो ये मुझे पता है। फिर आपका डेब्ट ट्रैप हो गया, जिसमें ऋण जाल बोलते हैं, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट। फिर आपका है मोनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया। ये सारे आपके, ये जो है नीचे के वो 12th के अंदर है, और जो ऊपर के हैं वो आपके 10th के अंदर है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कि आपको 10th और 12th ये जो एनसीईआरटी कर लेनी है आपको, जितना मैंने आपको बताया ना अभी, पहली बात तो ये खत्म हो गया सारा जो बता दिया मैंने। अब बात कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, ये जो है जितना आपको मैंने बताया उतना कर लेना, और उतना करने के बाद फिर आपको लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है तो एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूँ आपको क्या करना है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा के अंदर आपका जो आपकी बीए की इकोनॉमिक्स की जो बुक होती है ना, वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ जो नॉर्मल आपकी बीए के अंदर होती है, ठीक है। उसके अंदर आपको पढ़ लेना बुक, आपको आपको जब कब पढ़ना है आपको, जब आप ये 9th और 10th और 12th
ये कर लो तो। और 11th को इतना करने के बाद फिर आपको जाना एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा में पढ़ना आपको बीए इकोनॉमिक्स की बुक, चाहे वो इग्नू की हो चाहे वो डीयू की हो, वो आप देख लेना, ठीक है। और अगर मैं सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात करूँ कौन सा है, वो है हमारा है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, ठीक है। ये है बस। तो आज की वीडियो ये मेरी इकोनॉमिक्स के लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो आपका आने वाले जो पेपर है टीजीटी एसएसटी का, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बने। अगर सिलेबस को पैटर्न को फॉलो किया गया तो जो मैंने बताया ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगर आपने ना पढ़ रखा है तो। और कभी भी एनसीईआरटी को हल्के में ना ले, एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, ध्यान से पढ़ोगे और एनसीईआरटी की बुक को जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको नया नया कंटेंट वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।